नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी और समझने की कोशिश करते हैं केमिकल बॉन्ड्स, ऑक्टेट रूल और लेविस स्ट्रक्चर को। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं केमिकल बॉन्ड्स को, यानी बॉन्ड्स क्या होते हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। कितने प्रकार के होते हैं उसे समझने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इन बॉन्ड्स को बनाने का, प्रकृति का इसके पीछे क्या नियम हो सकता है, क्या कारण है कि बॉन्ड बनाने की ज़रूरत पड़ी, मॉलिक्यूल या कंपाउंड क्यों बनता है, यह आप सब बॉन्ड से जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड का मतलब होता है बांधना, दो चीज़ों को, दो वस्तुओं को बांधना आपस में किसी भी तरीके से। यानी आप वर्चुअल तरीके से उन्हें बांध सकते हैं या फिर आप उनको फिजिकल तरीके से बांध सकते हैं। यहाँ पर हम वर्चुअलिटी की बात करते हैं। यहाँ पे कुछ भी बॉन्ड यानी ऐसा कुछ नहीं होता है कि एक रस्सी होती है जिससे दो एटम बंधे हुए होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक चार्ज नाम की प्रॉपर्टी होती है किसी भी एटम की। जब वो इलेक्ट्रॉन को ले लेता है या इलेक्ट्रॉन को खो देता है तो पर्टिकुलर वो एक नेट चार्ज डिनोट करता है वहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि ये मैंने हाइड्रोजन एटम ले लिया, हाइड्रोजन एटम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो उसके ऊपर आ गया ये पॉजिटिव चार्ज, मतलब नेट उसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है, एक इलेक्ट्रॉन कम है यानी पॉजिटिव चार्ज। यानी वो दूसरी जगह से उस इलेक्ट्रॉन को कंपनसेट करने की कोशिश करेगा और इसी कंपनसेट में वो दूसरी चीज़ों को अपनी ओर, दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर लाने की कोशिश करेगा और अपनी ओर लाने की कोशिश करेगा। वही कोशिश दूसरी चीज़ों को, दूसरे एटम्स को उसके पास लाएंगी और यही एक बंध की तरह, एक बॉन्ड की तरह काम करता है। आप जब बात करते हैं बॉन्ड की तो सीधा अगर हम फिजिक्स में चले जाएं बॉन्ड को लेके तो वहाँ पे इसका नाम फोर्सेस होते हैं, नेचुरल फोर्सेस। और उसमें से भी केवल और केवल एक ही फोर्स की हम बात करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि दो चार्जेस के बीच में लगता है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव टाइप का हो सकता है। उस फोर्स की हम बात करें तो वही फोर्स जिम्मेदार होता है जितने भी टाइप के आप आप बॉन्ड पढ़ोगे यहाँ पर आपके आईआईटी के सिलेबस में, 11th के सिलेबस में या 12th के सिलेबस में। उसके लिए सभी बॉन्ड के लिए आपका जिम्मेदार होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे हम देखते हैं कि आयनिक, कोवेलेंट बॉन्ड कोई सा भी हो, लेकिन फैक्टर यही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आयनिक बॉन्ड को पढ़ना। आयनिक बॉन्ड क्या होता है। आयनिक बॉन्ड होता है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे दो तरीके हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सकते हैं कोई भी एटम, या इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि सामने वाला जो उससे मिलने आ रहा है, जो उससे इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखता है या नहीं रखता है, उसकी तुलना में जिसके पास इलेक्ट्रॉन है। यानी हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन से कोई कब इलेक्ट्रॉन ले पाएगा, जब सामने वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी उसकी एबिलिटी कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सके वो ज़्यादा हो। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी जब तक ज़्यादा नहीं होगी, वो हाइड्रोजन से कैसे इलेक्ट्रॉन छीन सकता है। जैसे कार्बन की बात हम करते हैं तो कार्बन इलेक्ट्रॉन छीन नहीं सकता हाइड्रोजन से, क्योंकि उनकी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई खास फर्क नहीं है, इसलिए वो आपस में क्या करते हैं, शेयर कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन को। तो यही कारण होता है। अच्छा, अब ये शेयर या ट्रांसफ़र करने का ज़रूरत क्यों पड़ती है, स्टेबिलिटी लेने के लिए। आयंस ज़्यादा स्टेबल होते हैं बजाय आपके एटम्स के, न्यूट्रल एटम्स से ज़्यादा स्टेबल होते हैं आयंस। आयंस का ज़्यादा स्टेबल होने का कारण आपके लिए जानना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आयंस ज़्यादा स्टेबल होता है, ये बात आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो यहाँ हम बात करते हैं आयनिक बॉन्ड पर। अब हम आते हैं, ये थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको मिल गया होगा फोर्सेस के बारे में, ट्रांसफ़र के बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आयनिक बॉन्ड को पढ़ना। तो आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र करने से बनता है। यानी एक हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एटम आएगा किसी के पास में, ये एटम ए है और ये एटम बी है। एटम बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और एटम ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज़ कंपेयर बी कम है। तो इलेक्ट्रॉन ए में से निकलकर बी की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको अट्रैक्ट करने की पावर, एबिलिटी बी में ज़्यादा है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है। तो यही कारण होता है आपके आयनिक बॉन्ड बनने का। जब तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस वाले, यानी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस वाले एटम जब पास में आते हैं
तो आयनिक बॉन्ड बनाना प्रेफर करते हैं, यानी वो इलेक्ट्रॉन को पूरी तरीके से अपने जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, वो एटम अपने इलेक्ट्रॉन के क्लाउड में लाने की कोशिश में रहता है। दूसरा होता है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड्स शेयर करने से होता है। इलेक्ट्रॉन का अगर आप शेयर करते हो, आपके एटम्स ऐसे आपने लिए हैं जो इलेक्ट्रॉन को शेयर करना प्रेफर करेंगे, यानी उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा कि वो एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हो कि अपनी तरफ पूरा इलेक्ट्रॉन वो खींच ले, है ना। उसकी एबिलिटी, उसकी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है दूसरे की तुलना में कि अपनी तरफ खींच ले, इसलिए वहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। इसका कारण होता है ऑक्टेट रूल। जो भी आपके यहाँ पर केमिकल बॉन्ड बनने के पीछे का सबसे महत्वपूर्ण कारण आप जान सकते हो, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल हमें ये बताता है कि आपकी जो नोबल गैसेस हैं, इनर्ट गैसें भी जिन्हें बोला जाता है, वास्तव में इनर्ट गैस बोलना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इनर्ट वो पूरी तरीके से इनर्ट नहीं होती, उनमें कुछ एक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो रिएक्शन कर लेती है ना। लेकिन अगर हम नोबल गैस उनको बोलें, जैसे हीलियम, नियॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये सारी आपकी जो भी नोबल गैसेस हैं, इनके हीलियम को छोड़कर अगर आप देखें तो इनके आउटर सेल होता है, जो आउटर मोस्ट सेल होता है, यानी सबसे बाहरी वाला सेल, जिसको वैलेंस सेल भी बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल। वैलेंस सेल से क्या समझेंगे? देखिए क्या होता है कि अंदर न्यूक्लियस होता है एटम में, फिर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, जैसे जैसे बाहर जाओगे वैसे वैसे कितने इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर एरिया में पाए जाएंगे, है ना। उनको क्या है, एक एक एरिया में बांट दिया गया है, अलग अलग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सबसे पास वाला एरिया, फिर उससे दूर, फिर उससे दूर, फिर उससे दूर। जो सबसे दूर जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं एक एटम के, उसे वैलेंस सेल बोला जाता है। और इन जो प्रोबेबिलिटी वाले एरियाज होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं, यानी ऐसा देखिए, ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस के पास ये एक एरिया, ये दूसरा एरिया, ये तीसरा एरिया, ऐसे ही एरिया होते हैं, ये भी नहीं हमें पता है लेकिन ऐसे मान लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ एक इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, फिर इस एरिया में कुछ एक इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, फिर इस एरिया में। तो सबसे आउटर मोस्ट जो पाया जाता है, जहाँ तक कि इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं इस पर्टिकुलर एटम के लिए, उसे हम वैलेंस सेल या सबसे आउटर मोस्ट सेल बोलेंगे। और वो कोई भी एटम हो, है ना, मैक्सिमम एलिमेंट, मैक्सिमम एटम ये चाहते हैं कि हमारा जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, बस कैसे भी करके, शेयर होके या ट्रांसफ़र होके, है ना, बस 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। या फिर हम एक्स्ट्रा हमारे पास हैं, अगर उस एटम की सोच रहती है कि एक्स्ट्रा हमारे पास अगर है इलेक्ट्रॉन तो मैं किसी को दे दूं, बस आखिरी जो आउटर मोस्ट सेल है मेरी, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन मैं कैसे भी करके कर लूँ। इसका कारण इसके प्रोटॉन को प्रोटेक्ट करने से होता है, इसके न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करने से होता है कि कितना स्पेस ये रखे अपने आसपास कि इसका प्रोटॉन प्रोटेक्ट हो सके। ये जानने की ज़रूरत आपको नहीं है ना। केवल आपको ये जानना है कि आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं। केवल हीलियम के पास वाले जो एटम पाए जाते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन वगैरह, जो कि 8 इलेक्ट्रॉन रख ही नहीं सकते, वैसे कुछ एक एटम्स को छोड़कर बाकी सब चाहते हैं कि हमारे आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। ठीक है, आ जाए। तो यही कारण होता है कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, ट्रांसफ़र होता है, और फिर यही कारण होता है कि इसी शेयरिंग और ट्रांसफ़र के कारण इनके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करने लगता है, जिन्हें हम बॉन्ड कहते हैं। यहाँ से ये जानना, ये बातें यहाँ से हम सीख सकते हैं। दूसरी चीज़ हम आते हैं कि इलेक्ट्रॉन, हाँ, तो इसे ही हम ऑक्टेट रूल बोलते हैं। ठीक है, अच्छी बात, हमको बता दिया, पता ही नहीं था। चलिए अगला हम पढ़ते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को अब हम अच्छे से पढ़ेंगे। आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का या तो गेन होगा या लूज़ होगा, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, गेन होगा या लूज़ होगा। एक एक एटम आपका इलेक्ट्रॉन देगा तो दूसरे को लेना पड़ेंगे, ऐसा होता है। यह अट्रैक्टिव फोर्स होता है, क्योंकि एक जब इलेक्ट्रॉन दे देता है, जैसे यहाँ पे लिथियम और फ्लोराइड इन्होंने लिया हुआ है, देखो ये इलेक्ट्रॉन का यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे नेट चार्ज था, देखो शुरू में तो न्यूट्रल होता है, कोई भी एटम हो, अगर वो इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो नेट चार्ज कितना हो गया, पॉजिटिव। यहाँ पे नेट चार्ज कितना हो गया, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में आपको पता है कि फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
ये Q1 और Q2 दोनों एटम पे चार्जेस हो गए, है ना। तो इतना फोर्स इनके बीच में लगेगा, और इतना फोर्स लगेगा तो ये एक वर्चुअल रस्सी से बंधे हुए महसूस करेंगे कि हम बंधे हुए हैं एक दूसरे से, है ना। इसी फोर्स के कारण ये कहीं दूर भाग के जा नहीं सकते हैं, और बड़ा ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है ये। शॉर्ट डिस्टेंस का होता है लेकिन स्ट्रॉन्ग, शॉर्ट रेंज इसकी शॉर्ट होती है लेकिन स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, तो ये बांधे रख सकता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अट्रैक्टिव फोर्स होने के कारण ये बॉन्ड बनता है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो भी एटम्स दो ले रहे हैं और उनके बीच में अगर आप आयनिक बॉन्ड बनाना चाहते हैं तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में एक कंसिडरेबल फ़र्क होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले दो एटम ले लिए और बोला कि यार आयनिक बॉन्ड बनाओ तुम लोग, तो वो बना लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, वो नहीं कर सकते। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव में एक ऐसा कंसिडरेबल डिफरेंस होना ज़रूरी है कि वो अपने एक एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे से इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि भैया वो उसका इलेक्ट्रॉन खींच के ले जा सके। जब उसका इलेक्ट्रॉन खींच के ही नहीं ले जाएगा तो वो नेगेटिव कैसे होगा और सामने वाले को पॉजिटिव कैसे करेगा, और नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं बनेंगे तो उनके बीच में अट्रैक्शन कहाँ से होगा। इसलिए अब खींच के ले जाता है, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है कि पीरियोडिक टेबल है ना, उससे हम समझ सकते हैं कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती होगी। लेकिन एक यहाँ पे थोड़ी सी बात समझा देता हूँ मैं कि पीरियोडिक टेबल में आप जब लेफ्ट से राइट जाओगे ना, एटम्स में जब लेफ्ट से राइट जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, और आप जब नीचे से ऊपर की तरफ भी जाओगे ना तब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। ये दो चीज़ें आप ध्यान रख लीजिए, यहाँ से ये सीख लीजिए आप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे मेटल्स और नॉन मेटल्स में कैसे डिफ़र होती है उसका बात। मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है, यानी अगर एक मेटल और एक नॉन मेटल आप ले लोगे, दो एटम्स, तो उसमें पॉजिटिव जो रहेगा वो होने का ज़्यादा चांसेस रहेगा मेटल का, यानी मैक्सिमम चांस रहता है कि मेटल ही पॉजिटिव चार्ज बनाएगी और आपका जो नॉन मेटल है वो नेगेटिव चार्ज बनाएगी, ठीक है। क्योंकि मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन मेटल्स की तुलना में बहुत कम होती है, और मेटल और नॉन मेटल जब मिलते हैं आपस में तो मैक्सिमम टाइम वो आयनिक बॉन्ड ही बनाते हैं, ठीक है। तो अब आगे हम देखते हैं फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और भी मैं ये फ़ोन करके अगर आपको बता दूं तो फ्लोरीन के बाद में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और फिर नाइट्रोजन की है। ये देख सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन मेटल्स की ज़्यादा होती है, यानी नॉन मेटल्स अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की उनकी क्षमता, उनकी एबिलिटी ज़्यादा होती है, मेटल्स की उतनी नहीं होती है। इसलिए पॉजिटिव मेटल्स बनती है और नेगेटिव नॉन मेटल्स बनती है। ये देखो यहाँ पे, ये देखो मैंने वो बात समझाई थी उसको यहाँ पे इसने बताया है कि देखो कैसे लेफ़्ट टू राइट जाने पर आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ हो रही है, यहाँ पे बॉटम टू टॉप जाने पर आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ हो रही है। देखो हाफ फ्लोरीन की 4 है, रिलेटिव है इसलिए यहाँ पे कोई पे आपको यूनिट नहीं दे रखी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम की तुलना में रिलेटिव होती है, यानी फ्लोरीन की 4 मान ली तो इसकी ऑक्सीजन की 3.5, नाइट्रोजन की 3, कार्बन की 2.5, ऐसा करके, है ना। तो देखिए ये 3 जो है ना फ़ोन, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। ने फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर आपका ऑक्सीजन आ जाएगा और फिर नाइट्रोजन आ जाएगा, और इसके बाद फिर नंबर आता है क्लोरीन का। ओके, यानी फ़ोन कॉल करके भी आप याद रख सकते हो, फ़ोन यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और कॉल मतलब Cl, क्लोरीन। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं कि जब ये आयन बनाएंगे तो एक तो पॉजिटिव आयन बनेगा, एक नेगेटिव आयन बनेगा। जब भी आपका आयनिक बॉन्ड बनेगा तो एक पॉजिटिव करना पड़ेगा, एक नेगेटिव करना पड़ेगा। तो जो पॉजिटिव होगा उसको कैटायन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कैटायन। पॉजिटिव मतलब कैटायन, नेगेटिव मतलब एनायन। कैटायन और एनायन में आप जैसे जैसे केमिस्ट्री में आगे बढ़ते जाओगे बहुत कन्फ्यूजन होता है, कभी कभी कैटायन आप एनायन को बोल देते हो और एनायन कैटायन को बोल। तो यहाँ पर आप इसको बिल्कुल ही खुले दिमाग से समझ लीजिए, कैटायन मतलब पॉजिटिव, एनायन मतलब नेगेटिव। आयंस फॉर्म बिकॉज एटम कैन अचीव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस। आयन क्यों फॉर्म होते हैं? क्योंकि नोबल गैस का एटम जो है, नोबल गैस के जो कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने की कोशिश करता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन, यानी इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है उसका कॉन्फ़िगरेशन, यानी किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है उसका कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ये मतलब निकलता है ना। बड़े बड़े शब्द होते हैं ना, कभी कभी वो छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन क्या होता है कि बड़े बड़े शब्द हो जाते हैं ना तो कंफ्यूज करते हैं। यहाँ पे शब्दों का ही तो खेल है ना, क्योंकि बाहर के लोगों ने सारे यहाँ पे डिस्कवरीज की हुई है,
तो उनके नामों पर, उनके शब्दों पर सारी चीज़ें टिकी हुई है और उतना ज़्यादा फेमिलियर होते नहीं हैं इन शब्दों से, तो हम कंफ्यूज होते रहते हैं। कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं रहती हैं साइंस में। साइंस में तो बिल्कुल छोटे लेवल पे समझाई जाती है बातें। साइंस का काम ही एक्सप्लेन करने का। वो आपको वो क्यों करेगा, मगर ये बताओ कंफ्यूज क्या करेगा? उसका काम ही आपको एक्सप्लेन करना चीज़ें। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत बड़ा शब्द दे दिया है यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन का बंटवारा कैसे हुआ है ना, अलग अलग सेलों में, वो देखा। तो ये सब गेन लूज करने का सब कुछ धांधल क्यों चलती रहती है? ये धांधल चलने का एक ही है कि भैया नोबल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन लेके आ जाऊं, बस कुछ नहीं चाहिए। या 2 इलेक्ट्रॉन, अगर वो हीलियम के ज़्यादा नज़दीक वाले एटम है, छोटे एटम है, उनकी बात करो, हाइड्रोजन वगैरह की। तो अच्छा, क्रिस्टलाइन, जैसे यहाँ पे लिथियम फ्लोराइड की बात हो रही थी, तो लिथियम पॉजिटिव हो गया था, फ्लोराइड नेगेटिव हो गई थी, है ना। तो क्या हुआ, ये पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन फोर्स लगा और फोर्स लगने से इनके बीच में आयनिक बॉन्ड की तरह ये काम करने लगा। अब जब ये तो ये क्या होंगे, एक स्ट्रक्चर में जम जाएंगे, यानी फ्लोरीन को पूरी तरीके से लिथियम के आयन आसपास से घेर लेंगे, लिथियम को फ्लोरीन के आयन घेर लेंगे, और इस प्रकार से ये फिर यही का यही स्ट्रक्चर बार बार रिपीट होगा। और इसी टाइप के अगर स्ट्रक्चर रिपीट होते रहते हैं कि फ्लोरीन है, फ्लोरीन को लिथियम ने घेर रखा है, लिथियम के फ्लोरीन ने घेर रखा है, और फिर ये स्ट्रक्चर बार बार रिपीट हो रहा है, तो लेटिस वगैरह बनाते हैं और उसे ही क्रिस्टलाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन बोलते हैं, क्रिस्टलाइन, है ना स्ट्रक्चर। आगे हम आते हैं आयंस। मैंने पहले ही बता दिया था कि आयंस कम एनर्जी रखते हैं अपने पास में, यानी ज़्यादा स्टेबिलिटी रखते हैं। जितना ज़्यादा एनर्जी, जैसे देखिए बुखार किसी का आ गया है तो उसकी एनर्जी कम हो गई ना, तो इसलिए तो वो एक जगह जाके चुपचाप सो जाएगा। एनर्जी ज़्यादा होती है तो हम दौड़ा भागी ज़्यादा करते हैं ना। तो यही है, यही रिएक्शंस होती हैं। एनर्जी का मतलब होता है रिएक्शन करना। अगर आपको एनर्जी ज़्यादा आ जाए तो आप भी दौड़ा भागी करोगे, लड़ाई झगड़े करोगे लोगों से। लेकिन अगर आपका बुखार वगैरह आया हुआ है या आपके हाथ पैर टूट गए हैं तो आप जाके एक जगह सो जाओगे चुपचाप, है ना। तो यही होती है एनर्जी का डिफरेंस। एनर्जी जितनी कम होगी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा आएगी। आयंस की एनर्जी कम होती है एज़ कम्पेयर टू आपके इसके एटम से। इसी वजह से एक जगह जाके चुपचाप स्टेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट बात हम पढ़ते हैं फार्मूला। एल आई एफ, ये रिप्रेजेंट, जैसे एल आई ने एफ से रिएक्शन किया, आपका एल आई एफ बना लिया, है ना। तो ये क्या है, ये सिम्बॉल्स हैं लिथियम का, फ्लोरीन का। ये तो जाहिर सी बात है, छोटी सी बात थी, लेकिन यहाँ पर ये जो हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, ये फार्मूला एल आई एफ लिखा जैसे हमने, या फिर एस आई ओ टू, ये इस टाइप के जो फार्मूले लिखे रहते हैं ना केमिस्ट्री में, ये सिंपलेस्ट फार्मूला है, ये सिंपल फार्मूला है। क्या है ये फार्मूला? किस टाइप का फार्मूला? अलग अलग टाइप के होते हैं, तो ये सिंपल फार्मूला है। उसमें से कौन सा है? सिंपल फार्मूला। ये बात यहाँ लिखी हुई थी इसलिए मैंने बोल दी, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस टाइप से हम कितने तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो भी हमारा केमिकल है उसको। तो ये सिंपल वाला फार्मूला, आगे और भी फार्मूलेस हमको पढ़ना है ना, इसलिए यहाँ पे ये एक डिस्टिंग्विश हो जाए तो अच्छा रहे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि क्या जो आयनिक बॉन्ड वाले चीज़ें होती हैं, आयनिक बॉन्ड बनाने वाले कंपाउंड होते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। क्यों मेल्टिंग पॉइंट हाई होता होगा? क्योंकि भाई उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स काम कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है, और वो भी बिल्कुल तरीके वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा नज़दीक जा चुका है दूसरे एटम में, उसके न्यूक्लियस के पास में, डिस्टेंस कम हो गई है। डिस्टेंस कम होती है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करता है। तो इससे क्या होगा, उनको तोड़ना, उन एटम्स को अलग करना मुश्किल होगा कि नहीं होगा यार? उनको फ्री करना मुश्किल होगा। अगर उसको फ्री करना, उसको तोड़ना मुश्किल है, तो जाहिर सी बात है उनको पिघालना, पिघालना मतलब क्या होता है? उसके एटम के बीच की दूरी लाना, एटम के बीच दूरी लाना, तो ज़्यादा ही होती होगी। तो इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। और सॉलिड के फॉर्म मामले में अगर हम देखें कि आयनिक सॉलिड जो बनाते हैं 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, 1000 डिग्री सेल्सियस बोल दो, सेंटीग्रेड बोल दो, बात एक ही है। तो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ही होता है काम इनका, इससे नीचे का काम ही नहीं चलता है। ओके। दूसरी चीज़ है कि ये पोलर सॉल्वेंट में घुल जाते हैं। पोलर सॉल्वेंट का सबसे अच्छा एग्जांपल हो गया वाटर। पोलर मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव में टूटने वाला। पोलर मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव में टूटने वाली चीज़ें पोलर कहलाती है। ध्रुवीकरण का ध्रुव कहलाते हैं, ध्रुवीकरण कहलाता है। पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर, वाटर में ये क्या करते हैं, इनके पास भी पॉजिटिव नेगेटिव होता ही है। जैसे LiF में Li के पास पॉजिटिव और F के पास नेगेटिव है ही, है ना। और पानी में भी H+ और OH- होता ही है। तो क्या करता है कि ये इनको क्यों घोल लेते होंगे? इनको इसलिए घोल लेते हैं, ये डिज़ोल्व कर लेते हैं अपने आप में
कारण इनका ये होता है कि ये इसके पॉजिटिव से इसके नेगेटिव के जुड़ने की संभावना ज़्यादा होती है, इसके नेगेटिव से इसके पॉजिटिव की जुड़ने की संभावना ज़्यादा होती है, इसलिए ये घोल लेता है उनको, है ना। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक के कंडक्टर भी होते हैं, इलेक्ट्रिक के कंडक्टर भी होते हैं। क्यों नहीं होंगे इलेक्ट्रिक के कंडक्टर? जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है तो इलेक्ट्रिक का कंडक्टर तो होना ही चाहिए ना इसको। अरे भाई, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है, यहाँ पे शेयरिंग थोड़ी हुई है, शेयरिंग करके तो कुछ ही दूरी पर ही जाएगा, कहीं जाके बीच में जाके रुक जाएगा। लेकिन यहाँ पे हुई क्या है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र ही हो गया है, यानी इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने की प्रोबेबिलिटी यहाँ ज़्यादा होती है। यानी इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो ही उसकी उल्टी दिशा में क्या होता है, आपका करंट बहता है। यानी करंट का, इलेक्ट्रिक का कंडक्टर, ये कंडक्ट का मतलब इलेक्ट्रिसिटी के करंट को कंडक्ट करने की इसकी जो क्षमता होगी वो ज़्यादा होगी ना, होगी कि नहीं। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आयनिक कंपाउंड को सॉल्ट भी बोला जाता है। सॉल्ट लेकिन कब बोला जाता है, जब उन जो भी एटम से वो बने हुए हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, तब सॉल्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सॉल्ट बोला जाता है। तो ये भी बात ध्यान रख लो आप। NaCl, इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत फ़र्क है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, और आपके Na की नेगेटिविटी, सोडियम की नेगेटिविटी 0.9 है और क्लोरीन की 3 है, यानी 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क है। तो क्यों ना इसको मैं लवण यानी सॉल्ट बोलूँ, है ना, बोल सकता हूँ। यहाँ पे 2-3 इसमें ही बातें होती हैं और इतने का ही अंतर ही आ रहा है ना। तो सोचो सॉल्ट होगा ही। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, चलो देखते हैं इसको, क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। यूजिंग द पीरियोडिक टेबल विच एलिमेंट है इन ईच पेयर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। आसान है, ऑक्सीजन की तो ज़्यादा ही होगी क्योंकि फ़ोन, ओके। यहाँ पे नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी, फ़ोन से ही पता चल जाएगा। यहाँ पे क्लोरीन की ज़्यादा होगी क्योंकि फ़ोन कॉल, है ना, टोटल फ़ोन कॉल लिखते। यहाँ पे सल्फ़र और फास्फोरस में हम देख सकते हैं कि फास्फोरस ज़्यादा लेफ़्ट साइड में और सल्फ़र क्या है, राइट साइड में जाने के बाद ही आपको मिलता है। तो सल्फ़र की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी क्योंकि जैसे ही लेफ़्ट टू राइट आप जाते हो पीरियोडिक टेबल में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। यहाँ से ऐसे करके आपको क्वेश्चंस बनाना होंगे, जहाँ जो सा कॉन्सेप्ट बैठ जाए वहाँ से वो वाला कॉन्सेप्ट लेके ना आपको क्वेश्चन बना के ना आगे बढ़ना होता है। कंफ्यूज नहीं होना होता है, ठीक है। कंफ्यूज होना पाप है। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो कंफ्यूज होना पाप है। अगर आप कंफ्यूज हैं किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेकर या किसी भी प्रॉब्लम को लेकर, आप कंफ्यूज हैं तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, ना अभी ना एग्ज़ाम में, ओके। अब हम आते हैं कोवैलेंट बॉन्ड पर। कोवैलेंट बॉन्ड और लेविस स्ट्रक्चर, जो कि हमारे 3 हीरो थे। आयनिक बॉन्ड हमने पढ़ लिया, अब कोवैलेंट बॉन्ड और लेविस स्ट्रक्चर पे आते हैं। चलिए ठीक है, आते हैं। तो सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब लगभग लगभग सेम, सिमिलर यानी ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक जैसी ही होना, यानी उनके बीच का अंतर बहुत कम है ना। ऐसे एटम अगर तुम 2 ले लो, उनको बोलो कि लाओ बॉन्ड बॉन्ड बनाओ, तो वो किस प्रकार का बॉन्ड बनाना पसंद करेंगे भाई? वो शेयर करना पसंद करेंगे इलेक्ट्रॉनों को, और वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाना पसंद करेंगे। यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, सीधी सी बात यहाँ से, है ना, अगर नकली तौर पे देखें तो। अगर हम देखें कोवैलेंट बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम, ठीक है, और ये भी काम ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, यानी नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करने के लिए, उसे अचीव करने के लिए यही करते हैं सारी मेहनत। कंपोज्ड ऑफ एटम जॉइन बाय कोवैलेंट बॉन्ड, ओके। मॉलिक्यूल्स, जो भी आपके मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स है, कोई भी आयनिक कंपाउंड नहीं, कोई भी आयनिक बॉन्ड नहीं कैरी करेगा। सारे मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स तो आप समझते ही होंगे, मॉलिक्यूल्स आप समझते हैं। अगर नहीं समझते तो मैं आपको बता दूं कि जैसे फ्लोरीन, फ्लोरीन से जुड़ के F2 बना लेता है, यानी फ्लोरीन गैस। यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से जुड़ के हाइड्रोजन गैस। इनको मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं। जितनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर रहेगा ना, उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल बनने की संभावना रहती है। ऐसा नहीं कि एक जैसे वालों को ही मॉलिक्यूल बोलते हैं। जब तक फ्लोरीन फ्लोरीन से नहीं जुड़ेगा तो फ्लोरीन मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, अगर हाइड्रोजन फ्लोरीन से जुड़ गया तो मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए, तभी आपके मॉलिक्यूल्स बनने की, उनको मॉलिक्यूल बोले जाने की संभावना ज़्यादा होती है, ओके। ये सब हमारे समझने के लिए चीज़ें। आप बोलोगे एक के बाद एक कॉन्सेप्ट आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है ना, फालतू में। तो ये सब अपने को समझाने के लिए है। नेचर,
नेचर थोड़ी ना समझ रहे, ये तो सारी टर्म्स है ना। जब तक हम किसी भी चीज़ को नाम नहीं देता ना, पर्टिकुलर नाम नहीं दे देते हैं, उसको समझने की संभावना मनुष्य के दिमाग की कम होती है। तो ये सारा तामझाम आपके समझने के लिए किया जा रहा है। नेक्स्ट हम आते हैं कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सारी पिक्चर देख ली थी। कंपोज्ड ऑफ एटम जॉइंट बाय कोवेलेंट बॉन्ड, ये देख लिया था मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, हमने देखा था। अब देखते हैं मॉलिक्यूल्स में बी रिप्रेजेंटेड बाय द इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला। अच्छा, ये तो हमने पढ़ लिया कि मॉलिक्यूल या कंपाउंड क्यों बनते हैं, बॉन्ड बनते हैं एटम्स के बीच में, इसलिए बनते हैं। और ये फोर्सेस होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही होता है, लेकिन उसको अलग अलग तरीके से, अलग अलग मात्रा में वो काम करता है दो एटम के बीच में। ऐसा करके हमने पूरा समझ लिया। ऑक्टेट कंप्लीट करने का इनका पूरा इरादा होता है एटम्स का, ये भी हमने समझ लिया। आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे एक मॉलिक्यूल को, एक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कैसे करोगे? उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन कितने हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये कैसे शेयर करोगे? तो उसको तरीका बताया भाई, लेविस साहब आया हमारे पास, उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे आप कर सकते हो। कैसे करके? डॉट वाला मैं बोल रहा हूँ, डॉट और डैश डैश वाला फार्मूला, यानी जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए हैं या ट्रांसफ़र हो गए हैं उनको आप डैश से बता दो, यानी बॉन्ड को आप डैश से बता दो, जाहिर सी बात है वही बॉन्ड होगा। और जो बच गए हैं, जो बच गए उनके पास में, उनको डॉट से बता दो। कैसे बता दो? डॉट से बता दो। आगे हम देखते हैं, एग्जाम्पल पता चल जाएगा। यहाँ पर जो डॉट होते हैं वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो आपके लाइन से रिप्रेजेंट होंगे, है ना। और जो भी आपके जो घूमने फिरने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, जो इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं हुए होंगे, वो सारे डॉट से रिप्रेजेंट होंगे। तो चलिए, डैश फार्मूला लाइन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को लाइन रिप्रेजेंट करेगी, वही बात है, बार बार बोल रहा है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें हाइड्रोजन के। तो ये हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक। कितना है? एक। इस हाइड्रोजन के पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? एक है। देखो ये पास पास आ गए और H2 का मॉलिक्यूल उन्होंने बना लिया, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन क्या किया, इस हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ फेंका, इसने इसकी तरफ फेंका, यानी शेयर हुए और ये बॉन्ड बना। और ये बॉन्ड मतलब, एक बॉन्ड मतलब दो इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड मतलब कितना हुआ? दो इलेक्ट्रॉन। और वो कौन से इलेक्ट्रॉन है? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन है? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगला हम देखते हैं क्लोरीन का। ये क्लोरीन था, क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट सेल यानी वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। इस क्लोरीन के पास भी 7, इस क्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कैसा पता चलेगा? अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं भूल गया, सॉरी, एक चीज़ मैं ये बताना भूल गया कि कैसा पता चलेगा कि किसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो उसके ग्रुप नंबर से। जैसे हाइड्रोजन का ग्रुप नंबर 1 है तो उसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का ग्रुप नंबर 7 है इसलिए उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 और 7 होगा। आपके कार्बन का 4 है तो उसके ग्रुप नंबर 4 है आपके पीरियोडिक टेबल में, तो उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें 4 होंगे। ओके, ऐसा करके देखो, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इसको 8 करना है, इसको भी 8 करना है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ भेजेगा, ये इसकी तरफ भेजेगा, ये बीच में कहीं अटक जाएंगे और अटक के बना लेंगे आपका बॉन्ड। तो देखो, 2 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बना लिया। अब ये 2 इसके लिए भी हैं और इसके लिए भी है, यानी ये दोनों का अधिकार है। जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होता है उसमें दोनों एटम्स जो शेयर कर रहे हैं, दो या शेयरिंग कोई भी कर सकता है, मॉलिक्यूलर एटम भी कर सकता है, आयन और एटम भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। लेकिन जो भी शेयर होंगे इलेक्ट्रॉन, वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर दोनों एटम्स का अधिकार होगा जो उसको शेयर कर रहे हैं, ठीक है। ये कार्बन के पास 4 है ना, तो इसने 4 हाइड्रोजन के साथ में एक एक करके शेयर कर लिया इलेक्ट्रॉन, ये देखो 4 हो जाएगा। और ये बॉन्ड बना लिए, 4 बॉन्ड बना लिए हाइड्रोजन से, 1 2 3 और ये 4। नेक्स्ट हम आते हैं, तो ये तरीका हुआ आपके रिप्रेजेंटेशन का। तो जो भी शेयर्ड हो गए हैं उनको आप लाइन से बता दो। ये देखो यहाँ पे भी ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बता दिए हैं लाइन से। ओके, ये देखो यहाँ पे मैंने बताने की कोशिश की है आप लोगों को समझाने की कि देखो बॉन्ड कैसे होता है। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में। ओके, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर की साइड भेज रहा है, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इधर की साइड, और यहाँ का ये बॉन्ड बना लेते हैं। ये भी ऐसे ही सेम कर रहे हैं, ये भी ऐसे ही सेम सेम। यहाँ पे कार्बन के पास में भी देखो, है ना, ये सेम। ओके, तो इस तरीके से ये बॉन्ड बनाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं
नेक्स्ट हम समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट 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 हाँ, इन्हीं फार्मूलाज को डैश और ये डॉट वाले जो फार्मूला जो मैं अभी अपन पढ़ रहे थे, इनको ही लेविस स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेविस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि शेयर टू और मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा देखें, दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी कोई शेयर कर सकता भैया एटम। देखो देखो, नाइट्रोजन का एग्जांपल ले लो, ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, लेकिन चाहिए कितने? 8। तो इसको ये क्या करता है कि अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो देखो 2 2 4 और एक 5, 5 इसके पास है। ऐसे नहीं लिखता है, ऐसे लिख देते हैं। ये नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 ऐसे करके 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन। ये इसके साथ शेयर किया, ये इसके साथ शेयर किया, और ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये भी शेयर किया इसने, यानी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए। 3 जोड़ा ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं इस नाइट्रोजन से उस नाइट्रोजन से, दोनों से मिलाकर। तो यानी यहाँ पे कितने बॉन्ड बनेंगे? 3 बॉन्ड, 1 2 और 3। अब ये बॉन्ड के भी टाइप होते हैं भैया, बाद में समझेंगे। सिग्मा और पाई टाइप के बॉन्ड होता है ना, बाद में समझेंगे कैसा होता है, अभी केवल इस पे ही ध्यान देते हैं हम। अच्छा, ये भी पता चल गया हमें। अब नेक्स्ट हम आते, जैसे ये देखो, ये एग्जांपल ये भी दिया हुआ है आपको। ये कार्बन और कार्बन के बीच में यहाँ कितने कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुए हैं, देखो। तो ये 2 बॉन्ड बने हैं, डबल बॉन्ड। ओके, यहाँ पे 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं कार्बन कार्बन के बीच में, तो ट्रिपल बॉन्ड बना है ना। एसिटिलीन और ऐसे मतलब इथाइलिन वगैरह, इथिलीन वगैरह। नॉमेक्लेचर में भी ये बॉन्ड बहुत काम में आते हैं। इसको क्यों इथिलीन इन क्यों बोला है, इसको एन क्यों बोला है, ये सारी चीज़ें आपके, ये जैसे इसमें आयन क्यों बोला है, इसमें इन क्यों बोला है, ये भी आपके बॉन्ड पे डिपेंड करता है। तो आप बॉन्ड्स को अच्छे से समझेंगे तो जो IUPAC नॉमेक्लेचर हम बाद में पढ़ेंगे ना, उसमें भी ये काम में आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आयन भी कोवेलेंट बॉन्ड रखते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर एग्ज़ाम में ऐसा डायरेक्ट, आप जानते हो कि ऐसा होता है, लेकिन क्या होता है कि कुछ एक चीज़ें एग्ज़ाम में आपसे पूछी जाए तो आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि आपने उसको उस नज़रिए से देखा ही नहीं है। क्या कोई आयन कोवेलेंट बॉन्ड रख सकता है? तो आप बोल दोगे कि यार आयन कैसे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड रखेगा, है ना, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड रखेगा, तो आप फिर कंफ्यूज होंगे। लेकिन आपको यहाँ पर ये चीज़ें स्पष्ट रूप से पता होनी चाहिए कि एक आयन भी एक कोवेलेंट बॉन्ड रख सकता है। देखिए कैसे, जैसे ये NH4 लिया हुआ है, NH4 पॉजिटिव, है ना, यानी ये आयन है। कुल मिलाकर ये पूरा मॉलिक्यूल क्या है? एक आयन है। क्या है? एक आयन है। ठीक है, ये आयन का चार्ज किस पे है? नाइट्रोजन पे। किस पे है? नाइट्रोजन पे। और ये आयन, ये हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है ना, 4 हाइड्रोजन से। तो ये इससे हमें पता चलता है कि ये आयन भी रख सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि इन कंपाउंड में से बताइए कि आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आयनिक बॉन्ड किस में और किस में कोवेलेंट बॉन्ड है। देखो क्लोरीन कहाँ है और आपका जो ये पोटेशियम है ये कहाँ है? तो पोटेशियम बहुत दूर होता है और पोटेशियम बहुत ही लेफ्ट साइड में है और क्लोरीन राइट साइड में है, यानी इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो ये तो आयनिक होगा। फ्लोरीन और फ्लोरीन तो मॉलिक्यूल हुआ, तो ये तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। ये P और H3 में अगर मैं देखूं तो यहाँ पर ये भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। क्यों कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा? क्योंकि ये भी पास पास वाली बात है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी ज़्यादा फर्क नहीं है। कार्बन Br में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि इसके जस्ट से तो सटा हुआ है, यानी चौथा ग्रुप आपका कार्बन का और 7वां ग्रुप ब्रोमीन का, तो ज़्यादा अंतर नहीं है। तो इसलिए ये भी क्या बनाएंगे? कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज़्यादा अंतर नहीं होता होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं राइट लेविस स्ट्रक्चर। कैसे आप लेविस स्ट्रक्चर को लिख सकते हो? ये तो हमने लेविस स्ट्रक्चर के बारे में जाना कि डॉट, यानी जो इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बना रहे वो डॉट से, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं वो लाइन से रिप्रेजेंट हो जाएंगे, है ना। एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन को एक लाइन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन एक लाइन, है ना, ऐसे करके। लेकिन यहाँ पर हम बात करें कि आप लेविस स्ट्रक्चर को कैसे स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हो, उसके बारे में बात करते हैं। लेविस स्ट्रक्चर में सबसे पहले कौन इन्वॉल्व करता है, कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है? तो आपको सिर्फ केवल और केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ध्यान रखना है। किसका? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको कहाँ से मिल जाएगा? उसके ग्रुप नंबर से, उस एटम के ग्रुप नंबर से। ग्रुप नंबर इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस थ्योरी पर डिपेंड करता है आपका लेविस स्ट्रक्चर। वैलेंस, जैसे कार्बन चौथे ग्रुप का है
तो उसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। हैलोजन्स आपके 7वें ग्रुप के हैं, यानी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन है ना, तो उसमें 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। हाइड्रोजन पहले ग्रुप का है तो उसमें 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसे करके देखिए, अगर आपका 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, आपको एक नेगेटिव चार्ज के लिए आपको 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा उस एटम में। सीधी सी बात है, आपको क्लोरीन को क्लोरीन माइनस बनाना है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन उसको देना पड़ेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन। ये चीज़ ध्यान रखें। और आपको सोडियम को सोडियम प्लस बनाना है तो उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन। यानी 1 प्लस और 1 माइनस के लिए आपको एक क्रमशः 1 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा और 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। ये भी चीज़ यहाँ से जान ली। अब अगली चीज़ आते हैं, अच्छा देखिए, यहाँ पे आता है कि जो आपके हाइड्रोजन वगैरह हैं, इसके बारे में ये बोलता है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना। आपके कार्बन के बारे में बोलता हो स्पष्ट तरीके से कि वो 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। लेकिन आपके जब आप नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और इन बीच वाले हेलोजन वगैरह में आओगे ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजन वगैरह में आओगे, तो यहाँ पे ये लिख रहा है कि शेयर ओनली सम ऑफ देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऐसा क्यों लिख रहा है यहाँ पे? वो स्पष्ट क्यों नहीं लिख सकता कि नाइट्रोजन, जैसे नाइट्रोजन 5वें ग्रुप का है तो 5 इलेक्ट्रॉन दे सकता है या ले सकता है, ऐसा करके क्यों नहीं बोल रहा है? सॉरी, हाँ, जितने भी ग्रुप का है, उस ऑक्सीजन 6ठे ग्रुप का है तो क्यों ना 6 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, दे सकता है, ऐसे करके क्यों नहीं बोल रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 6 इलेक्ट्रॉन दे सकता है या शेयर कर सकता है। हेलोजन से 7 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं शेयर कर सकते हैं, या 1 इलेक्ट्रॉन किसी से वो ले ले? ऐसा स्पष्ट क्यों नहीं बता रहा है? क्योंकि यहाँ पर बात आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ पर। क्या कहाँ पर बात आती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ पर, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ का अंतर कितना है उन 2 एटमों में जो शेयरिंग या फिर आपका आयनिक बॉन्ड बनाकर इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करने की कोशिश कर रही है, ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश कर रही है। इस कारण से यहाँ पर स्पष्ट नहीं बता सकते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, मतलब हैलोजन्स और एस टाइप के एटम्स के बारे में कि वो कितने इलेक्ट्रॉन स्पष्ट रूप से दे सकते हैं किसी एटम को, या उनसे ले सकते हैं या फिर उनके साथ शेयर कर सकते हैं। वो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। वो इस सिचुएशन पर भी डिपेंड करेगा कि जो मॉलिक्यूल या जो कंपाउंड वो बना रहे हैं उसमें उनके बैठने की स्थिति है कि नहीं है, उनके ढंग से उनके समा जाने की स्थिति है कि नहीं है, बल्कीनेस तो नहीं आ रही है, यानी बहुत ज़्यादा एटम तो नहीं हो रहे हैं कि उनके वहाँ पर ठहरने की या फिर उनके बॉन्ड डिस्टॉर्ट होने का खतरा है। यानी वहाँ पर उनको जगह भी चाहिए, वहाँ पर एटम्स को, जो कंपाउंड है उसमें जगह भी चाहिए उनके बैठे रहने के लिए, है ना। इस पे भी डिपेंड करता है। इसको बल्क इफेक्ट बोलते हैं, वो बाद में हम पढ़ेंगे, है ना। अब हम देखते हैं स्ट्रेटजी टू ड्रॉ लेविस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो स्ट्रेटजी में सबसे पहले तो आप टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिन लो, सब पूरा पूरा मॉलिक्यूल जो भी आपको दिया है। जैसे यहाँ पे CH3F दिया है हमको, है ना। तो इसके मैं क्या करूँगा, सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिन लूँगा। तो कार्बन के पास 4 होते हैं, हाइड्रोजन के पास 1, हाइड्रोजन के पास 1, तो 3 हाइड्रोजन के पास 3, एक फ्लोरीन के पास में 7, तो यहाँ पे एक ही फ्लोरीन है तो 7, 7 और 3 10 और 4 14, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन। अब आप बना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने की कोशिश करो, यानी ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करो सभी के। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने की, ये मैंने C लिखा, ये H, ये H, ये H और ये F। अब मैं ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। तो देखो, फ्लोरीन के पास 7 पहले से ही है ना। एक इसके पास से कार्बन के पास चला गया तो इसके पास 8 कंप्लीट हो गए। कार्बन के पास भी 1 2 3 4, एक फ्लोरीन का, एक 3 हाइड्रोजन के मिले और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 4 पहले से और ये 4 मिल गए। हाइड्रोजन के पास भी एक था, एक कार्बन का, एक कार्बन का और एक कार्बन का, इन तीनों हाइड्रोजन को अलग अलग मिल गया, तो ये भी कंप्लीट हो गया ऑक्टेट। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करो। पहला तो आप पूरा इलेक्ट्रॉन गिन लो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर उनसे सारे एटम्स के ऑक्टेट कंप्लीट कराने की कोशिश करो, तो आपका सही साट वो बन जाएगा। देखो स्ट्रक्चर, यहाँ पे CHHF, है ना। यहाँ फ्लोरीन ने 7 में से 1 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड के साथ, कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज़ कर दिया, लेकिन यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन तो अभी भी उसके पास फ्री बचे हुए हैं ना। तो इन 6 इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या लोन इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, अलोन इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपके अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो भी आपके जो शेयर नहीं हुआ है वो इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। तो यहाँ पे आसपास हम इस प्रकार से डॉट के फॉर्म में उनको लिख देते हैं।
दो दो के जोड़े में लिख देते हैं अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो, है ना, ऐसे साइड में लगा के। जैसे फ्लोरीन के साइड में देखो 3 जोड़े यहाँ बना दिए हैं, दो 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 इलेक्ट्रॉन के, है ना। नेक्स्ट हम आते हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है CH2F2, है ना, और CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म और डाइफ्लोरोमेथेन, इनका हमको स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले अगर डाइफ्लोरोमेथेन पे आते हैं। डाइफ्लोरोमेथेन में देखते हैं हम क्या है हमारा फॉर्मूला। अच्छा, डाइफ्लोरोमेथेन का बनाने की कोशिश करते। देखिए ये कार्बन लिया, कार्बन से मैंने ये हाइड्रोजन को जोड़ दिया, ठीक है। तो एक एक, तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन ने 2 तो उसको दे दिए, 2 तो हो गए, मतलब कुल 6 हो गए। अब 2 फ्लोरीन, एक एक फ्लोरीन से ले ले वो, है ना, तो कितने हो गए, 8 पूरे हो गए कार्बन के। अब फ्लोरीन के पास 7 रहते हैं, तो ये 6 तो रह गए, और एक इसके साथ शेयरिंग में आ गया, इस फ्लोरीन का भी ये 6 ना, और एक ये शेयरिंग में आ गया। तो इस टाइप से बना सकते हैं। तो ये क्लोरोफॉर्म का आप बना के देखना। नेक्स्ट हम आते हैं, एक क्वेश्चन दिया हुआ है CH3NH2, CH3NH2, आप इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, लिविस स्ट्रक्चर। तो ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिन लो, गिन लिए, इसके 4, इसके एक हाइड्रोजन का 1, तो 3 के 3, नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, 5, तो एक नाइट्रोजन है तो 5 कम 5, और हाइड्रोजन के पास 1, तो 2 हाइड्रोजन के 2, तो 4 3 7, 2 9 और 5 14, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 14, यानी कितने इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं, 7 पेयर है इलेक्ट्रॉन के। अब हम बनाने की कोशिश करते हैं इसको। देखो ये मैंने यहाँ पे बना रखा है, तो देखो ये कार्बन है, कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन पहले से ही है, 1 2 3 4, अब उसको 8 चाहिए, तो एक हाइड्रोजन से ले लिया, एक हाइड्रोजन से ले लिया, एक हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन से ले लिया, तो ये 2 2 4 2 6 और 2 8, चूँकि शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉनों पर दोनों का अधिकार होता है, दोनों एटम का, तो हाइड्रोजन के भी 2 कंप्लीट हो गए, इस हाइड्रोजन के भी 2 कंप्लीट हो गए, इस हाइड्रोजन के भी 2 कंप्लीट हो गए, इस नाइट्रोजन के यहाँ से 1 मिल गया इसको। अब नाइट्रोजन को कुल कितने चाहिए, 3 चाहिए, तो ये बाकी 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं, तो उनसे एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया उसने, यानी शेयर कर लिया उनके साथ में, और इस प्रकार से पूरा बॉन्ड। अच्छा, उसके कुल वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो उसमें से ये 2 देखो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच गए, तो उसको ऐसा हमने बता दिया, है ना, से डॉट के फॉर्म में। नेक्स्ट हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, मल्टीपल बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट। इफ नेसेसरी वी यूज मल्टीपल बॉन्ड टू सेटिस्फाई द ऑक्टेट रूल। अब हमारे लेविस स्ट्रक्चर में जितने भी हमारे को मिलेंगे, वो क्या सिंगल बॉन्ड वाले थोड़ी मिलेंगे, उसमें कुछ एक स्ट्रक्चर ऐसे भी होंगे जो डबल बॉन्ड कैरी करते होंगे। तो कैसा पता लगाएंगे, तो ऑक्टेट से पता लगा सकते हैं। ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश में आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, आपको लेविस स्ट्रक्चर बनाने का मेन की फॉर्मूला ये ऑक्टेट कंप्लीट करना। देखो जैसे हमको यहाँ पे दिया है CO3 2-, ओके। अब यहाँ से ये चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा कि ये 2- क्यों नीड करता है, क्यों ज़रूरी है CO3 के लिए। तो देखिए, ये मैंने कार्बन ले लिया, ये ऑक्सीजन लिख दिया, ऑक्सीजन लिख दिया और ऑक्सीजन लिख दिया। ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये मैंने 6 बना दिए, ये 6 6। कार्बन के पास 4 होते थे, 1 2 3 और एक 4, ठीक है। ऑक्सीजन के पास 6 हैं, तो इस ऑक्सीजन को कितने चाहिए, 2, है ना, तो 6 और 2, इसने डबल बॉन्ड बना लिया, तो 6 और 2 8 हो गए ऑक्सीजन के पास में। कार्बन के पास भी 2 और आ गए, तो बचे 4 और 2 6 हो गए, ठीक है। अब अगली चीज़ क्या है कि इस ऑक्सीजन को भी 8 चाहिए, 8 चाहिए, तो ये देखो एक से तो इसने सिंगल बॉन्ड बना ही लिया, ठीक है, एक से तो इसने सिंगल बॉन्ड बना लिया, इस ऑक्सीजन ने भी एक से सिंगल बॉन्ड बना लिया, ठीक है। अब ऑक्सीजन के पास 7 हो गए, यहाँ भी 7 हो गए, है ना, 6 पहले से थे, एक कार्बन का शेयरिंग के रूप में इसके पास आ गया, इस ऑक्सीजन के पास भी कार्बन का शेयरिंग के रूप में एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इनके पास, दोनों के पास 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन अब इनको क्या चाहिए, इनको क्या चाहिए, क्यों यहाँ पे 2- क्यों लिखना पड़ा है, कि उनको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है ना, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देखो यहाँ पे 7 ही हो रहा है ऑक्सीजन को, और इस ऑक्सीजन के पास भी 7 ही हो रहा है, और इनको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। और ये फिर ये पूरा कंपाउंड CO3 एग्जाम्पल के लिए किसी Ca2+ से जुड़ गया, है ना,
और ऐसे करके इसने इस Ca से 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तभी तो ये स्टेबल होंगे, इनका भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा इस ऑक्सीजन एटम्स का, ये बाकी 2 बचे हुए ऑक्सीजन एटम्स का। तो इसलिए ये करते हैं ऐसा, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज पूरा ये Ca2+ के साथ CO3 2- क्यों जुड़ा, ये सारा खेल होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि ये ट्रिपल बॉन्ड। ओके, चलिए ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है ना। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सेप्शनल केसेस के बारे में, जो ऑक्टेट बिना कंप्लीट किए कैसे लेविस स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं उनके बारे में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखना है, आपको एग्ज़ाम रियल में क्लियर करनी हो, आपके सारे कॉन्सेप्ट आप केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स के क्लियर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। Thank you for watching. Again, thank you for watching my video. Thank you for